नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ समेत कम से कम 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों से और 1 दर्जन प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों से गुहार लगा चुके विजय बंधु जी हैं, जो अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबे समय से 1 दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन न तो सरकारें सुन रही है और न तो एक राजनीतिक मुद्दा बन पा रहा है बड़े पैमाने पर कि सरकार इसके कहा जा सकता है मांग को लेकर के झुके। यही वजह है विजय बंधु अब अपने प्रत्याशी भी उतारने शुरू कर दिए हैं और अटेवा अब स्नातक क्षेत्र में भी प्रत्याशी उतारने जा रहा है, शिक्षक क्षेत्र में प्रत्याशी उतारने जा रहा है, जिससे इनका प्रतिनिधित्व हो और इनके मुद्दे सदन में भी उठ सके और आम आदमी की आवाज, कर्मचारियों की आवाज, शिक्षकों की आवाज उठ सके। विजय बंधु जी हमारे साथ हैं, हम कई मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राजनीति करना ही या नेता बनाना ही एक मकसद हो गया है? विजय बंधु जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विजय बंधु जी, क्या वजह है कि आप लोगों को नेता उतारने पड़ रहे हैं और एमएलसी आप शिक्षकों को बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारा मकसद शिक्षक को एमएलसी बनाना नहीं है। हमारा मकसद हमारी पुरानी पेंशन, जिसके लिए लड़ाई पिछले कई सालों से हम लोग लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को तमाम बार तमाम दलों के नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से, उनके अध्यक्षों के साथ हम लोग मुलाकात की, अपना ज्ञापन दिए, लेकिन जिस तरह से इस पुरानी पेंशन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों नेताओं का आचरण है और जिस तरह से निष्क्रियता है, वो अगंभीरता है, उसको लेकर के हम लोग बहुत दुखी हैं। और इसी सिलसिले में हमारी तमाम सारे लोगों का विचार आया कि हम लोग क्यों ना अपने लोगों को सदन भेजें जो पेंशन विहीन हो और जाकर हमारी बात वहां रखे। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि पेंशन विहीन लोगों को, सेवारत लोगों को हम सदन में भेजेंगे। वर्तमान में क्या दिशा है आपके इस पेंशन आंदोलन की? देखिए, पेंशन आंदोलन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गया है और प्रदेश के तमाम सारे क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर गंभीरता, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, जगन रेड्डी साहब चुनाव आने के पहले उन्होंने घोषणा पत्र में रखा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने पूरा रखा। हाँ, मांग पत्र हमारी उन्होंने रखा, गंभीरता से लिया चुनाव तक। उसके बाद फिर और जो वहां पर हम लोग जो उम्मीदें थी कि नहीं हमारे साथ पक्ष में निर्णय जाएगा, अभी तक फिलहाल आंध्र प्रदेश और झारखंड का जो रिजल्ट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है और इसीलिए दिल्ली का जो घोषणा हुई, दिल्ली तो अपना आम आदमी पार्टी ने काम किया, लेकिन एलजी साहब वहां रोके बैठे हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को भी अब कोई रास्ता और बदलना पड़ेगा जिससे हम अपने मुद्दे की तरफ आगे बढ़ पाए। पेंशन आंदोलन मजबूती से लड़ा गया है और आगे भी लड़ा जाएगा और उसी दिशा की, उसी रणनीति के तहत एक कदम बढ़ाए गए। विजय जी, आपके इस आंदोलन से तमाम जगहों पर एनपीएस में तमाम बदलाव हुए हैं और क्या कुछ सुधार हुए हैं ये भी बताइए, और सबसे अहम चीज है कि और आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। और अगर आप बात करें सुधार की बात, तो पहले ग्रेजुटी नहीं थी, पारिवारिक पेंशन नहीं थे एनपीएस के दौरे में। हम लोग यहाँ पर जो 16 में भूख हड़ताल में बैठे, उस समय तत्कालीन सपा की सरकार थी, 2 चीजों को हमारा उन्होंने माना और आज वो लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन के लिए प्रयासरत हैं कि हमारी जो हूबहू पुरानी पेंशन है वो मिले। जब राजनेता ले सकता है तो पुरानी पेंशन कर्मचारियों क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम लोग इस बात को लेकर के अभी 1 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर हम लोग पूरी तरह फोकस है और पूरी उम्मीद है कि हमारा कहीं न कहीं सेवारत पेंशन विहीन इस बार एक परिवर्तन के दौर पे आएगा इसमें। विजय जी, ये राजनीतिक दलों से आप लोग गुहार लगाते रहते हैं और अपने मुद्दे की बात करते रहते हैं, कर्मचारियों की बात करते रहते हैं, तो क्या इन लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल पाता है क्या आप लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से समर्थन मिलता है जब तक विपक्ष में रहते हैं। जैसे ही सत्ता पक्ष में आते हैं वो सत्ता पक्ष का जो कल्चर होता है ये खो जाता है। तो निश्चित रूप से समर्थन तो देते हैं और बात भी करते हैं। कोई ऐसी दल या कोई ऐसा नेता नहीं है बड़ा कि जो हमारे पक्ष में न लिखा हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा माननीय मनमोहन सिंह पत्र लिखा, शानदार लिखा, और आज मुख्यमंत्री जी हैं तो आज वो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने लखनऊ की बात करें, हमारे सांसद महोदय हैं राजनाथ साहब, तो इन्होंने भी कहा कि 2014 में हम लोगों से कि नहीं, बात आपकी बात रखी जाएगी, लाएंगे, और 2 बार सरकारें बनी और उनका आज तक कोई परिणाम नहीं आया। तो बात तो रखते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका अपना जो सेटअप होता है उसमें खो जाते हैं। इसलिए हम लोग ये सब चीजें आगे बढ़ानी पड़ रही है। तो वर्तमान में जो एमएलसी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है और आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो एमएलसी को लेकर के अगर मैं यहाँ सवाल करूं तो सच देखें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। 100 में अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया गया। उसमें 8 सीटें शिक्षकों को और 8 स्नातक को। ये क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा? इसलिए रखा कि कोई सामान्य शिक्षक आए, अपनी बात शिक्षकों को कहे,
कोई स्नातक से कोई बीच में आए और अपनी बात जो समस्या है बेरोजगारी की दुनिया भर की उसकी बात रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों ने उस पर भी कब्जा कर लिया है। मैं तो कहता हूं कि शिक्षक और स्नातक के चुनाव में राजनीतिक दलों को आना नहीं चाहिए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की तमाम सारी सीटें कम से कम जो शिक्षकों स्नातक उसको तो आप बचाए रखो, उसमें भी कूद पड़े हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध पूरी आम जनता को भी करना चाहिए। दूसरी जो सवाल हमारे यहाँ है, जिन लोगों का वर्चस्व रहा है, तमाम सारे गुट माध्यमिक शिक्षक में बने हुए वो लगातार कब्जा रहे, कोई 80 साल का हो गया, कोई 90 साल का हो गया, कोई 90 साल ऊपर हो गया, वो छोड़ना नहीं चाहता। मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना दिन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा और सदन के अंदर है, सदन में आपके रहते हुए हमारी पुरानी पेंशन खत्म हुई है, हमारा डीए खत्म हुआ, हमारा भत्ता खत्म हुआ, हमारी तमाम सारी सुविधाएं खत्म हुई, वैकेंसियां हमारी खाली चली जा रही है, उसको आप भरा नहीं पाए और सदन में आप इसलिए आते हो कि आप माननीय बने रहो, जबकि आना आपको इसलिए चाहिए कि शिक्षकों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, स्नातकों की समस्या है, उसके उठाने के लिए, उसके करने के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कि राजनीतिक दलों ने पूरा कब्जा कर लिया है और सेवानिवृत्तों ने कब्जा कर लिया और सेवानिवृत्तों से आज तो पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है कि विधान परिषद के चुनाव में राजनीतिक दलों का और सेवानिवृत्तों बायकॉट, इन नौजवानों की हुंकार हो गई। अच्छा, अगर आपके ये सब युवा जीत करके आते हैं तो आप क्या करेंगे सदन में? संख्या तो आपकी बहुत ज्यादा नहीं होगी। देखिए, सवाल संख्या से नहीं लोकतंत्र में होता है। एक भी अगर सच बोल रहा है वो भी लोकतंत्र में आवाज सुनी जाती है। सवाल हमारी संख्या कितनी होगी सवाल नहीं, सवाल अगर हमारा 2 भी 4 भी उसमें जाकर अपनी बात कहता है तो हम अभी किसी के पास जाकर निवेदन करते थे माननीय कि हमारी बात उठाओ, और जो उसकी समस्या खुद है अगर वो जाएगा वो अपनी बात उठाएगा कि ये तो आंदोलन के लिए और मुद्दे के लिए बहुत बड़ी बात होगी और मुद्दा कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए वो हमारे लिए जरूरत है कि हमारी बात, वो दर्द वाला, वो पीड़ित, पेंशन विहीन, वो सेवारत जिसको परेशानी है, जिसको पीड़ा है, वो जब सदन में बोलेगा और उनके बोलने में फर्क आएगा, इसलिए उनको जाना वहां जरूरी है। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि आपके कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ से उतर रहे हैं और उनका कुछ आपने समीकरण रखा है, तो क्या समीकरण है आपका? देखिए, मेरा तो एक ही समीकरण है, मैं सारे लोगों से समीकरण में एक ही बताता हूं कि हम सारे लोग जो एनपीएस से पीड़ित है वो गोलबंद हो, जो सेवारत है, आज नौकरियों पर संकट आ गया है और निजीकरण के दौर में संकट आ गया, तो जो सेवानिवृत्त हो गए उन पर कोई कानून नहीं लागू होता, कोई नियम नहीं लागू होता, सेवारत लोग और एनपीएस से पीड़ित लोग सब गोलबंद हो रहे हैं और वो सारे के सारे लोग नौजवान सेवारत के साथ आ रहे हैं। जो अटेवा ने संघर्ष किया पिछले 6-7 सालों में, उसको लोग देख रहे हैं कि ईमानदारी से अगर कोई संघर्ष किया किसी संगठन ने तो अटेवा ने किया पेंशन के मुद्दे का, तो सारी गोलबंदी सेवारतों की और पेंशन विहीनों की हो रही है और हम लोग यहाँ पर एक मुद्दे के लिए आए हैं, तो मुद्दे के साथ गोलबंद हो रहे हैं और हमारा कोई गोलबंदी, हमारा मुद्दे के साथ गोलबंदी है और अगर मुद्दे के साथ गोलबंद होंगे तो निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि कई अच्छी सीटें हम सदन में हमारे साथी पहुंचेंगे और मुद्दा आगे बढ़ेगा। कुछ प्रत्याशियों के नाम भी अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गोरखपुर फैजाबाद से राजीव यादव जी लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें लखनऊ से तो डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी लड़ रहे हैं जो डिग्री कॉलेज से हैं। और अटेवा के साथ एक अच्छी बात है कि इसमें बेसिक से लेकर के तमाम सारे विश्वविद्यालय तक तमाम सारे साथी इसमें सहयोग करते हैं आंदोलन में, क्योंकि मनोज पांडे जी डिग्री कॉलेज से हैं और सारे लोग अटेवा के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, आपको अगर हम बरेली की बात करें तो हाजी दानिश जी वहाँ से अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हैं स्नातक में, हमारे अर्चना शर्मा मेरठ से स्नातक के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है और पूरी उम्मीद है कि वो आगे बढ़ के आएंगी। अगर हम करें कि आगरा की बात करें तो वहाँ से धर्मवीर भदौरिया और नंदलाल निर्भय लड़ रहे हैं। इलाहाबाद की पढ़ें तो हमारे तो हरप्रकाश यादव जी हैं, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ से हमारे चंद्र प्रकाश गुप्ता और सारे लोग ये नौजवान हैं और सारे लोग पेंशन विहीन हैं, सेवारत लोग हैं और इसलिए लोगों का बहुत समर्थन भी, अपार समर्थन मिल रहा है। विजय जी, अगर ये लोग चुनाव जीतते हैं तो इस आपके पेंशन आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर चुनाव ये सारे लोग जीत के आते हैं तो पेंशन आंदोलन जिस जगह पे है उससे 1000 गुना आगे बढ़ेगा। आंदोलन 1000 गुना बढ़ेगा। कारण क्या है उसका? जब हम सड़क पर चिल्लाएंगे और हमारे साथी सदन में चिल्लाएंगे तो निश्चित रूप से फर्क आएगा। और हम अभी बानियों से मिलने के लिए समय मांगते हैं तो कभी समय दिया कभी नहीं दिया, लेकिन जब वहां पर हमारे लोग वहां जाकर चिल्लाएंगे तो वहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे होंगे, वहां पर माननीय मंत्री लोग बैठे होंगे, वहां सदन के सारे लोग बैठे होंगे, तो हमारी आवाज कई गुना ताकत से वहां सुनी जाएगी और बोली जाएगी। सदन से आवाज बड़ी हो जाती है, सदन से आवाज गंभीर हो जाती है, सदन की आवाज लोक की आवाज हो जाती है लोकतंत्र में।
इसलिए हमारा बहुत बड़ा फर्क इस आंदोलन पड़ेगा और मुद्दे पे पड़ेगा। विजय बंधु जी, आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा और एक आंदोलन नई दिशा में जाएगा, लेकिन ये बताइए फर्क इंडिया को कि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, ये पेंशन डिरेल कैसे हुई और ये पेंशन आप लोगों की खत्म कैसे हुई थी, जरा ये भी बता दीजिए। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो बता दीजिए फर्क इंडिया के दर्शकों को। ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा कि ये खत्म कैसे हुई, क्यों हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि पेंशन आंदोलन जब 2004 में खत्म की गई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रक्रिया उसके पहले की भी थी और इनमें सारे राजनीतिक दलों का दोष है और सब एकमत है इस मुद्दे पर, इसमें किसी का हम एक नहीं करेंगे। और वहां पर क्या दिया गया कि आर्थिक भार पड़ता है। चलिए मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि भाई आर्थिक, राजनेताओं ने जो बताया कि आर्थिक भार बनता है, चलिए इस देश के पार्लियामेंट्री को पेंशन नहीं मिलेगी, इस देश के शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगी, कर्मचारियों नहीं मिलेगी और नेताओं को मिलेगी। एक जन का एमपी एमएलए पूरा पेंशन लेगा और जो 60 साल 62 साल काम करे उसको पेंशन नहीं मिला। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि आर्थिक भार है। अगर मेरे ऊपर पेंशन देने से आर्थिक भार है तो राजनेताओं पर 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन। प्रकाश सिंह बादल भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब 5.5 लाख की पेंशन लेते हैं, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 2.5 लाख रहा, और कोई एमएलए का अलग ले रहा है, कोई एमएलसी का अलग ले रहा है, कोई राज्यसभा का अलग ले रहा है, कोई लोकसभा का अलग ले रहा है, मतलब अलग अलग हर सदनों का अलग। अगर वहां पर विधानसभा का हुआ फिर लोकसभा का, दोनों लेगा और दोनों बढ़ते हुए क्रम में ले रहा है। तो ये सवाल बिल्कुल नहीं है कि आर्थिक भार है। जो तर्क दिया गया पूरी तरह गलत है। पैसे की कोई समस्या नहीं है, नियति की समस्या है और उस नियति के लिए ही सदन की तरफ हम लोग चौखट किए। अच्छा, आप अपने संगठन के लोगों को और आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं तो सारे अपने साथियों से, जो भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सारी चीजें भूल करके, सारी चीजें छोड़ करके, गुट, कौन नेता, कौन धारा, कौन जात, कौन धर्म, बिल्कुल छोड़ करके सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि बुढ़ापे की लाठी अगर मिलेगी ओपीएस तो हमारे काम आएगी। न गुट काम आएगा, नेता काम आएगा, न जाति काम आएगी। काम आएगी तो आपकी पुरानी पेंशन काम आएगी और इसके लिए अटेवास दिन रात संघर्षरत है। तो सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सारी चीजें छोड़ करके मुद्दे की राजनीति पे आ जाए और मुद्दा जीतेगा तो फिर आप जीतेंगे। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि जो युवा है, सेवारत है, पेंशन विहीन है, अटेवा के तमाम सारे समर्पित साथी हैं, उनको आप चुनाव जिताइए, उसका असर पड़ेगा। और जो लोग हैं, जो लोग पुरानी पेंशन के अंदर हैं, बहुत सारे हमारे साथी बुजुर्ग लोग हमारी पुरानी पेंशन में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आपको पेंशन मिल रही है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि आपकी पीढ़ी नहीं है, आपके बच्चा, आपका भाई, आपकी बेटी बाहर जाएगी, तो आपको भी इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, इस चुनाव में आपको भी साथ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अटेवा मजबूती से लड़ रहा है आंदोलन को और इस चुनाव को भी मजबूती से लड़ रहा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ें और वक्त है बदलाव का। एक आखिरी सवाल है विजय जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पत्र लिखा था, अगर वो पत्र आपने सही में लिखा था, दर्द के साथ लिखा था, हमारी पीड़ा को आपने लिखा था, किसको लिखा था ये बता दीजिए। माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय और उनको माननीय सांसद हैसियत से, गोरखपुर सांसद की हैसियत से आपने लिखा था। आज मुख्यमंत्री हैं, आपको मौका है, आज आप उस अपनी बात को, और कहा गया है भाई, मैं देखी बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन आपने दिया था पुरानी पेंशन का, उसको आप निभाइए। और माननीय जो विपक्ष के नेता लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, तमाम सारे बसपा हैं, तमाम सारे कांग्रेस को, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें दलगत से ऊपर उठना पड़ता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ विपक्ष को भी जिस तरह से इस मुद्दे को पकड़ना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में विपक्ष भी कहीं न कहीं कमजोर और फिसड्डी साबित हुआ है। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि विपक्ष में लोकतंत्र की भी बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका में, सशक्त भूमिका में आए और पुरानी पेंशन को अपने अपने घोषणा पत्रों में रखें और जब मौका मिले तो उसको लागू करके दिखाएं कि नहीं, हमने वादा किया तो हमने पूरा किया। और 13 लाख उत्तर प्रदेश का एनपीएस कर्मचारी, देश का 60 लाख एनपीएस कर्मचारी, उस हर नेता, उस हर राजनीतिक दल पर टकटकी लगाए देख रहा है कि हमारी बात कौन सुनता है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। और हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि फर्क इंडिया से फर्क जरूर आएगा अगले इस चुनाव में। और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
देखिए, विजय जी का कहना है कि नेताओं को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, कर्मचारियों की बात सुननी पड़ेगी, और जो पेंशन स्कीम की लड़ाई है वह वाकई में उनके हक की लड़ाई है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष इस मुद्दे को सुनेगा, समझेगा, तो निश्चित रूप से इनका भला होगा। इनका भला नहीं बल्कि पूरे कर्मचारियों का भला होगा। और असली सवाल यह है कि, और दर्द भी है कि इन्हें अब राजनीतिक मैदान में उतरना पड़ रहा है और अपने प्रतिनिधि सदन के अंदर भेजने पड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हम राजनीतिक दलों से निवेदन करते रहे हैं, गुहार लगाते रहे हैं, और वो जब विपक्ष में होते हैं तब दावे करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उसे भूल जाते हैं। यह वादा खिलाफी बहुत परेशान करती है और हमारे लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। यही वजह है कि अब हमें सदन में अपने प्रतिनिधि भेजकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे और पेंशन बहाली करवा करके ही रहेंगे। निश्चित रूप से यह मुद्दा एक जन आंदोलन बनना चाहिए, क्योंकि पेंशन लोगों का अधिकार था, अधिकार है और अधिकार रहेगा। और सरकारी जो कहा जा सकता है कर्मचारियों की जो पेंशन थी, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।